मैं पी.ए. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम का जो फर्स्ट पेपर है, प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज हम मगध राज्य का उदय, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद का विकास हमें सबसे पहले मगध में देखने को मिलता है। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। निकटवर्ती जंगलों में पाई जाने वाली गज सेना से उसको पर्याप्त बल मिला। इसके साथ ही मगध के आसपास लोहे की खाने से भांति भांति की अस्त्र शस्त्र बनाकर आर्य जाति ने जंगलों को साफ करने में सहायता मिली। नए उद्योग धंधे को बढ़ावा मिला। गंगा नदी के पास होने के कारण व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी और आर्थिक दृष्टि से मगध राज्य एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया। बिंबिसार 543 ईसा पूर्व से 490 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध के समय बिंबिसार मगध के शासक थे और वो हर्यक वंश के थे। वैवाहिक संबंध। बिंबिसार एक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने कौशल के राजा महाकौशल की पुत्री कौशल से विवाह किया। कौशल देवी प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह में न केवल कौशल राज्य मगध का मित्र बना, वरना उसे दहेज में 1 लाख रुपए वार्षिक आय का कांसी ग्राम प्राप्त हो गया। वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया और इस प्रकार परम विख्यात लक्ष्मियों से भी उनकी मित्रता हो गई। तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी खेमा के साथ हुआ था। महावग के अनुसार बिंबिसार के 500 रानियां थी। संभव है कि उस समय के तत्कालीन कुछ अन्य राजाओं के साथ भी उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। विदेह की राजकुमारी वासवी के साथ भी उनका विवाह संपन्न हुआ था और इस विवाहों के परिणाम स्वरूप बिंबिसार की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई थी। साम्राज्य विस्तार। सर्वप्रथम बिंबिसार ने अंगद राज्य के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ का जो राजा था ब्रह्मदत्त, वो मारा गया और अंग का मगध राज्य में मिला लिया गया। साम्राज्य स्थापना की दिशा में ये दूसरा कदम था। पहला विवाह संबंध के द्वारा काशी प्राप्त हो गया था। इन दो प्रदेशों की प्राप्ति से मगध की शक्ति और समृद्धि दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। महावग के कथा अनुसार बिंबिसार की अधीनता में 80,000 नौग्राम थे। संभव है कि कुछ अन्य प्रांत भी उन्होंने जीते थे। बिंबिसार के राजनीतिक प्रभाव का पता इस बात से चलता है कि उसकी राज्यसभा में गंधार नरेश पुष्कसारी ने अपना एक दूत भेजा था। बिंबिसार अपनी राजधानी गिरिव्रज से हटाकर राजगृह बनाई थी। साम्राज्य स्थापना के साथ ही साथ बिंबिसार एक सुदृढ़ संचालक की ओर भी विशेष ध्यान दिया। उसे सहायता देने के लिए राज्य के छोटे बड़े अनेक पदाधिकारी थे। उसका उपराजा, मांडलिक राजा, सेनापति, सेनानायक, महामात्र, व्यवहारिक महामंत्र, न्यायाधीश और ग्राम भोज आदि प्रमुख थे। संपूर्ण राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही था, तथापि प्रांत और ग्रामों में अपने स्थानीय शासकों में काफी अधिकार प्राप्त थे। राज्य की न्याय व्यवस्था कठोर थी
कारावास के अतिरिक्त कोड़े लगाना, लोहे से दागना, जीहा काट लेना, पसलोनियाँ तोड़ देना, अंग छेद, मृत्युदंड आदि की व्यवस्था समय थी। राज्य में विद्या कला को प्रोत्साहन मिला। जीव राज्य वैद्य था। राजगृह के भवनों के निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने किया। अजातशत्रु 490 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर या बलात् सिंहासन पर अधिकार किया था। साम्राज्य विस्तार। कौशल से युद्ध। अजातशत्रु की सेना में रथमुसल और महाशिलाकटक नामक नए शस्त्र थे। अजातशत्रु दुर्धन साम्राज्यवादी था। उसने अपने सफल युद्धों के परिणाम स्वरूप मगध राज्य की शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उसने सर्वप्रथम कौशल के साथ युद्ध हुआ। यह युद्ध बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के पश्चात काशी के प्रश्न पर हुआ। अंतोगत्वा कौशल नरेश प्रसेनजित ने अजातशत्रु के साथ संधि कर ली और अपनी पुत्री वजीरा का विवाह उनके साथ कर दिया और काशी ग्राम दहेज में पुनः दे दिया। वैशाली से युद्ध। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के लक्ष्यों से हुआ। युद्ध का कारण जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार के वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, हेलन और बेहलन। बिंबिसार ने इन्हें अपना प्रसिद्ध हाथी शेचनक और अपनी एक बहुमूल्य मुक्तामाला उपहास रूप में दिए हुए थे, परंतु राजा होते ही अजातशत्रु ने इन उपहारों को वापस मांगा। हल और बेहल ने इन्हें वापस देने से इनकार कर दिया और अपने भाई से अपनी रक्षा के लिए अपने नाना चेटक के पास चले गए। अतः कुपित होकर अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। जबकि बौद्ध साहित्य के अनुसार युद्ध का कारण मगध और वजी राज्य के बीच गंगा नदी बहती थी। इस पर एक बंदरगाह और समीप एक खान थी। पुराने समझौते के अनुसार इसका उपयोग दोनों के लिए बराबर था, लेकिन वैशाली ने इसका उल्लंघन कर रहा था। इस कारण अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और चेटक को पराजित किया। काशी प्राप्त और अंग विजय के पश्चात वैशाली राज्य के रूप में मगध राज्य में मिलाया गया तीसरा बड़ा कदम था। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 25 वर्ष तक राज्य किया। अजातशत्रु के शासनकाल में 2 युग प्रवर्तकों महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु का प्रारंभिक काल में जैन धर्म की ओर झुकाव था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। उदयन। महावंश के अनुसार उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। शिशु नाग वंश का उदय। दीपवंश और महावंश के कथानुसार पौरव, अमात्यों और मंत्रियों ने नागदास को सिंहासन से उतार दिया और अमात्य शिशुनाग को राजा बनाया। अवंती से युद्ध। पुराणों के अनुसार शिशुनाग ने प्रदोतों की शक्ति का विनाश करके अवंती को मगध राज्य के अधीन कर लिया। इस विजय के पश्चात मगध राज्य का उत्तरी भारत में परम शक्तिशाली राज्य बन गया। सिंगली महाकाव्यों के अनुसार शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक मगध का राजा हुआ। उसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। शिशुनाग वंश के शासक काकवर्ण को हत्या कर दी गई।
नंद वंश। पुराणों के अनुसार प्रथम नंद राजा महापद्म था। वह शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। महापद्म एक प्रबल विजेता था। मगध का पूर्व राजाओं के राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया था, उसे महापद्म नंद ने पूर्ण किया। उसने तत्कालीन समस्त राजवंशों शेषुनाग, ईशाकु, पंचाल, काशी, हेद्रई, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वितिक, औत्र आदि का उन्मूलन कर दिया। इन राज्यों के नंद द्वारा पराजित होने की बात कलियुग राजवृत्तांत में लिखी गई है। हाथी गुफा अभिलेख से विदित होता है कि नंदवंश के राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां पर एक नहर अथवा बांध का निर्माण किया था। महाबोधि वंश के अनुसार अंतिम नंद राजा का नाम धनंजय था और इसका विनाश चंद्रगुप्त और चाणक्य के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार जो मगध राज्य है उसका उत्कर्ष मगध, काशी, अंग, वैशाली, अवंती, कलिंग, कौशल और मौर्यों के द्वारा जो विस्तार किया गया, इस तरह से मगध राज्य एक शक्तिशाली उत्तरी भारत का राज्य बन गया। तो हम देखते हैं कि जो प्रारंभ में जो हमारे 16 जो महाजनपद थे, उस काल में 16 में मगध भी एक उनमें से एक महाजनपद था। लेकिन मगध की जो भौगोलिक परिस्थितियां और योग्य बलिष्ठ शासकों का जो काल रहा है, उसको हम देखते हैं कि धीरे धीरे मगध जो राज्य है वो अब पड़ोस के जो अन्य राज्य थे उनको बलात् करके, उन पर अधिकार करके और धीरे धीरे एक इतना बड़ा राज्य स्थापित हो गया कि अब सभी राज्य एक तरह से उसके ज़्यादातर उसके अधीन आ गए और जो अधीन नहीं आए उन्होंने उनसे मित्रता कर ली। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो एक हर्यक वंश के द्वारा जो मगध राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ है, वो बाद में जैसे मौर्यों के द्वारा तो पूरे ही भारत में ये राज्य फैल गया, उसकी चर्चा तो हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन प्रारंभ में जो हर्यक वंश ने जो एक राज्य मगध का उत्कर्ष हम देखते हैं, धीरे धीरे वो एक विस्तृत साम्राज्य बन गया। आज का जो हमारा वीडियो है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।